चलिए तो स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोगों ने आईपीसी जो है वो पढ़ा है। तो आईपीसी को पढ़ने के समय एक चीज आप लोग को क्लियर हुआ होगा कि हम अभी जो पढ़ रहे हैं दैट इज अ सब्सटैंटिव लॉ, और अभी आप सीआरपीसी पढ़ रहे हैं तो इसमें आपको बताया गया होगा कि दिस इज अ प्रोसीजरल लॉ। तो आखिर ये प्रोसीजरल लॉ और सब्सटैंटिव लॉ ये दोनों अलग कैसे है, और इसको क्या जो लेजिस्लेटर्स हैं, जो ड्राफ्टर्स हैं, प्रोसीजरल लॉ के हो या सब्सटैंटिव लॉ के हो, तो क्या उन लोगों ने जो ये लिखा है तो दोनों में क्या अलग अलग तरीके से लिखा गया है? तो वो सारी चीजें जो है जब हम जानेंगे धीरे धीरे, जब हम जान पाएंगे कि इतने सारे जो प्रोविजंस हैं इनको कैसे हमें याद रखना है ज्यादा समय तक, क्योंकि अल्टीमेटली इनको याद ही रखना है। जैसे अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम लेकर आता है कि सर मेरा जो, जैसे आपको एक बेस्ट एग्जांपल मैं सोच ही रहा था थोड़ी देर पहले अभी, कि जॉली एलएलबी का जो पार्ट 2 आया था, अगर आपने देखा हो तो उसमें पहला केस जो उसने किया था, उसमें उस आदमी को जिसका वो केस लड़ रहा था, उनके परिवार वालों ने पैसे के लिए उसको मरा हुआ घोषित कर दिया था और उसका डेथ सर्टिफिकेट भी बनवा दिया था। याद है आपको? यस सर। याद आ रहा है ना? तो मैंने तो पता नहीं कितनी बार ये देखी है मूवी, इसीलिए मुझे अब याद ही हो गया अच्छे से, बट आपको बताने के लिए मैंने बताया। तो उसमें क्या था कि वहां पर उसका सब्सटैंटिव लॉ से कोई लेना देना नहीं था। वहां पर जो उसका प्रॉब्लम था ना वो प्रोसीजरल लॉ से लेना देना था। क्यों? क्योंकि एक जिंदा आदमी का आपने डेथ सर्टिफिकेट बनवा दिया है। तो जब जिंदा आदमी का डेथ सर्टिफिकेट आपने बनवाया है तो वो अपने आप को कैसे साबित करेगा कि वो वही इंसान है जो कि उस डेथ सर्टिफिकेट में नाम लिखा हुआ है जिसका। तो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम। इसीलिए जो जज जो है वो उसके सामने ऐसे पेपर दिखा रहा था कि ये रहा रिपोर्ट और इसी को तो हम मानेंगे, क्योंकि कानून जो है वो अंधा है, वो सिर्फ वही चीज देखता है जो कि दिखता है, वो पीछे की चीज जो है वो नहीं देख पाता जब तक कि वो चीज उसके सामने नहीं लाया जाए। तो वो तो बस उस पेपर को मानता है। यानी कि जैसे कि आपने उस मूवी में भी देखा होगा कि किस तरीके से उसको एग्जिस्टेंस में लाने के लिए, जिसका डेथ सर्टिफिकेट बना हुआ था, किस तरीके से उसको एग्जिस्टेंस में लाने के लिए क्या खेल खेला था अक्षय कुमार ने, कि उसको कोर्ट में बोला हल्ला गुल्ला करने, ताकि जज जो है वो गुस्सा होकर उसको बोल दे कि इस आदमी को जेल में ले जाओ। अब जेल में रखने का एक बकायदा प्रोसीजर होता है। आपका नाम लिया जाता है, आपका एड्रेस लिया जाता है, आपका पूरा डिटेल लिया जाता है अलॉन्ग विद द फिंगरप्रिंट्स। फिंगरप्रिंट भी आपसे लिया जाता है। तो एक तरीके से वो आपका पंजीकरण होता है, रजिस्ट्रेशन होता है। तो वो जो एफआईआर की जो मतलब एफआईआर नहीं, जब आपका पूरा पंजीकरण होता है, पंचनामा जिसे बोलते हैं, तो उसमें जो भी डिटेल लिखी जाती है ना, जब आप उस पर अंगूठा लगाते हैं तो वो अंगूठा इसलिए लगाया जाता है ताकि इसमें जो भी चीज लिखी गई है वो सही है और आप इसको अफर्म कर रहे हैं, इसीलिए आपसे अंगूठा लिया जाता है। तो उसमें आपकी सारे डिटेल्स जो है वो लिए जाते हैं। एक बार वो डिटेल ले लिए गए, नाउ दैट हैज बिकम अ रेलेवेंट एविडेंस कि आप जो है एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है? तो आपके एग्जिस्टेंस का वो एक बहुत वैलिड प्रूफ है। जिस तरीके से आपका आधार कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड है या फिर और दूसरे कार्ड्स हैं, उसी तरीके से जब आपका पंजीकरण होता है तो वो भी आपका एक इंपॉर्टेंट एविडेंस है जो कि ये बताता है कि आप एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है? क्योंकि वो सरकारी चीज है, तो इसीलिए वो बनने के बाद अब आपकी बात को कोर्ट जो है वो सुनेगा। अब वो चीज जो पहले की गई थी, जो पहले आपका डेथ सर्टिफिकेट बनाया गया था, उस डेथ सर्टिफिकेट को अब कोर्ट में टैली किया जाएगा आपके प्रेजेंट जो आपने ब्यौरा दिया है उससे, कि आपका नाम क्या है, कहाँ के रहने वाले हैं, और वगैरह वगैरह चीज जो आप अपने बारे में बताएंगे, उसके बाद फिर आपका अंगूठा, ये सब। तो अब टैली किया जाएगा। लेकिन इससे पहले टैली भी नहीं किया जाता था। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी उसके पास एक एविडेंस था कि आपका जो डेथ सर्टिफिकेट है वो इशू हो चुका है, मतलब आप मर चुके हैं, प्रिजम्पशन जिसको बोलते हैं। तो आपने पढ़ा होगा समथिंग विच इज नोन एज ए कंक्लूसिव प्रूफ। एविडेंस एक्ट के अंदर में सेक्शन 4 में 3 तरीके के प्रूफ पड़े थे ना, मे, शैल और कंक्लूसिव। तो इन उसमें से एक आपका था कंक्लूसिव प्रूफ, जिसको कि आप रिबट नहीं कर सकते थे। ठीक है? लेकिन इस केस में क्या हुआ, अभी जो अभी मैंने बताया, इस केस में रिबटल तो आपका कोर्ट नहीं अलाउ करेगा। कब तक? जब तक कि आपके पास कुछ दिखाने के लिए ना हो, क्योंकि उससे कोर्ट बोलता है ना कि
अगर आप बोल रहे हैं कि आप ये हैं लेकिन हमारे पास तो ये आपका डेथ सर्टिफिकेट है, अब हम इसको माने कि आपकी बात माने, आप खुद ही देखिए, हम आपकी बात नहीं मानेंगे कि हमारे पास डेथ सर्टिफिकेट है। तो उसके बाद फिर जब उसका पंजीकरण हुआ होगा पुलिस स्टेशन में ले जाकर, तब फिर उसको कोर्ट ने एक्सेप्ट किया होगा। तो इसीलिए जो भी होता है, मूवीज में दिखाया जाता है, आपके आसपास हो रहा है ना, उसमें कान और आंख खुले रखिए और उसको ऑब्जर्व करते रहिए कि ये जो हुआ है ये कौन से कानून का कौन सा सेक्शन से रिलेटेड है। ठीक है, तो प्रोसीजरल लॉ जो होता है वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है और इनफैक्ट सब्सटैंटिव लॉ से भी ज्यादा हेल्पफुल है। नाउ आई विल टेल यू व्हाई। बिकॉज जब हम कुछ होता है हमारे साथ, तो वी ऑलवेज सर्च फॉर व्हाट नेक्स्ट। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन दैट कम्स इन आवर माइंड, व्हाट नेक्स्ट। तो जब हम व्हाट नेक्स्ट अपने दिमाग से पूछते हैं, तो हमारा दिमाग अकॉर्डिंग टू द नॉलेज दैट इट हैज, इट रिप्लाइज, इट रेस्पॉन्ड्स। लेकिन जो लॉ स्टूडेंट होते हैं उनको कानून पता होता है, तो उनका दिमाग लॉ को जानते हुए काम करता है। तो वैसे सिचुएशन में अगर एक लॉयर से या एक एडवोकेट से आप सवाल पूछेंगे, तो उस सवाल का वो अपने लॉ का नॉलेज को यूज करके जवाब देगा। तो जो प्रोसीजरल पार्ट होता है किसी भी लॉ का, वो आपको गाइड करता है, वो बताता है व्हाट नेक्स्ट। किसी का मर्डर होते हुए आपने देख लिया, तो आपके मन में सबसे पहला चीज आएगा कि जिसका मर्डर होते हुए देखा है उसके पास जाए, देखे कि मरा है कि बचा है। ये पहला चीज आपके दिमाग में आएगा। आप उस वक्त पुलिस के पास नहीं चले जाएंगे कि सर मर्डर हो गया, पहले पता तो करिए कि वो मरा भी है कि नहीं। बस गोली लग गई है तो मर थोड़ी जाता है गोली लगने से। तो व्हाट नेक्स्ट इज अ वेरी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ ह्यूमन बीइंग या फिर नेचर। इसके बाद क्या? तो ये जो आपका सीआरपीसी है, ये क्रिमिनल मैटर्स में बताता है कि इसके बाद क्या। कोई क्राइम हो गया, बंदा मर गया, आपने देख लिया क्राइम होते हुए, आप या फिर गए हैं पुलिस स्टेशन रिपोर्ट करने के लिए कि ऐसा कुछ गलत होते हुए मैंने देखा है, तो फिर आप पुलिस स्टेशन ही क्यों गए? आप सीधा जज के घर क्यों नहीं चले गए कि जज के सामने सीधा जाकर बोल देते हैं? क्योंकि जज जो है वो आपके पीछे भागेगा नहीं, इन्वेस्टिगेशन करना उसका काम नहीं है। इसीलिए एक प्रॉपर सिस्टम बनाया गया है क्रिमिनल मैटर्स में, जिसको कि आपको फॉलो करना होता है। सिमिलरली सिविल मैटर्स में आपका एक सिस्टम बनाया गया है जिसको फॉलो करना होता है, क्योंकि जब हम स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हैं आगे, तो हम स्टेप बाय स्टेप बढ़ने के साथ साथ हम वो सारी चीजों को समेटते चलते हैं जो कि रास्ते में हमें मिलता है। और जब हम उन सारी चीजों को समेट कर कोर्ट पहुंचते हैं, तो उसके बाद कोर्ट उन सारी चीजों में से जो इंपॉर्टेंट है वो वकील जो है वो दिखाता है कि सर इतनी सारी चीजों में से ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, और फिर कोर्ट डिसाइड करता है कि ये सही में इस केस के काम आएगा कि नहीं आएगा, जो कि फिर आगे एडमिसिबल होता है और फिर उसके बाद जजमेंट जो है वो सुनाया जाता है। तो ब्रॉडली स्पीकिंग, अगर हम प्रोसीजर क्रिमिनल मैटर्स के अंदर में प्रोसीजरल लॉस को डिफरेंशिएट करें, मतलब अलग अलग करें, सेग्रीगेट करें, तो हमें तीन चीजें मिलती हैं। मेन मतलब इंपॉर्टेंट तीन चीजें मिलती हैं। वो कौन सी तीन चीजें हैं? पहला है आपका प्री ट्रायल, दूसरा है आपका ट्रायल, और अगला है पोस्ट ट्रायल। प्री ट्रायल, ट्रायल और पोस्ट ट्रायल, दीज आर द थ्री थिंग्स विच आर द मेन बॉडी ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। जो आपका क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है उसमें जितने भी प्रोविजंस दिए गए हैं, उनमें मैक्सिमम प्रोविजंस आपको इन्हीं तीनों के लिए मिलेगा कि ट्रायल से पहले का प्रोसीजर, ट्रायल के दौरान का प्रोसीजर और ट्रायल के बाद का प्रोसीजर। अब इसको हम एक मोटा मोटी आइडिया ले लेते हैं कि आखिर ये ट्रायल के पहले का, ट्रायल के समय का और पोस्ट ट्रायल के का प्रोसीजर जो है वो क्या होता है। तो एक मोटा मोटी आइडिया हमें ये मिलेगा कि एक कॉमन सेंस की चीज है, बिल्कुल भी कॉमन सेंस की चीज है। क्यों? क्योंकि ये जो आपके आज की डेट में जो आप सीआरपीसी पढ़ रहे हैं ना, आप किसी न किसी राजा घर से बिलोंग करते थे कभी ना कभी, तो आपका जो राजा था वो प्रोसीजर फॉलो नहीं करता था, वो जो खुद का लॉ था, वो जो मानता था वो उसको फॉलो करता था। तो जब वो बैठता था अपने जुडिशियल रूम में, जहां पर कि उसको सजा या फिर बेगुनाही जो है वो सुनता था उनकी बातों को, तो दो पार्टीज उसके सामने आती थी। जब वो दो पार्टीज उनके सामने आती थी, तो उसके पहले वो परमिशन लेती थी कि ये जो आदमी है, मतलब मेरा ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को मैं राजा जी के साथ बताना चाहता हूं, क्योंकि
मैं कंफ्यूज हूं कि एक्चुअल में मैं गुनहगार हूं कि सामने वाला जो है वो गुनहगार। तब फिर उसका जो संतरी था वो उसको अलाउ करता था कि आइए आप राजा जी के सामने बैठिए और अपना प्रॉब्लम उनको बताइए। राजा जी दोनों की बातों को सुनते थे। तो वो जो दोनों की बातें सुन रहे हैं, दैट इज नोन एज द ट्रायल फेज आज की डेट का। और जब वो दोनों की बातें सुन लेते थे, उसके बाद फिर वो जजमेंट देते थे। तो जजमेंट जो वो देते हैं वहां तक वो ट्रायल फेज रहता था, दैट वाज द ट्रायल फेज। और जब वो बाहर रहते थे, अभी अंदर नहीं आए होते थे, तो अंदर आने से पहले का जो समय होता था वो होता था प्री ट्रायल फेज। तो उसमें एक सिस्टम नहीं था, लेकिन कंपैरिजन अगर हम करें, कंट्रास्ट अगर करें उस समय और अभी के समय के हिसाब से, तो हम लोग उस समय के टाइम को अभी के टाइम के हिसाब से ऐसे बांट सकते हैं। और उसके बाद जब वो जजमेंट दे देता है कि हाँ भैया तुमने चोरी की है, तो उस चोरी को तो राजा ने बता दिया कि हाँ भाई तुमने चोरी की है, ठीक है। और उसके बाद वो बोलता है उसको कि जाकर इससे जो भी चुराया है तुम इसे वापस कर दो। तो क्या राजा की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है कि जो भी जजमेंट उसने दिया है उस पर अमल करवाया जाए? ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी बनती है। सिर्फ जजमेंट देना उसका काम नहीं है, उसका काम ये भी है कि जो भी जजमेंट दिया गया है उस पर अमल करवाया जाए, यानी कि एग्जीक्यूशन ऑफ द जजमेंट, उस जजमेंट का एग्जीक्यूशन, उसको एग्जीक्यूट करवाया जाए। तो क्रिमिनल मैटर्स के केसेस में जो पनिशमेंट मिलता है, तो आपने देखा होगा कि जैसे ही जजमेंट पास होता है उसके बाद जो अथॉरिटीज हैं, जो कि जजमेंट के बाद जिनको कि अपना काम करना होता है, व्हाट डू दे डू? दे सिंपली फॉलो द ऑर्डर्स ऑफ द कोर्ट। तो वो जो फॉलो कर रहे हैं ऑर्डर्स ऑफ द कोर्ट, दैट आल्सो हैज गॉट सर्टेन प्रोसीजर्स। तो वो जो प्रोसीजर है आफ्टर द जजमेंट हैज बीन पास्ड इज नोन एज द पोस्ट ट्रायल प्रोसीजर्स। और ट्रायल के दौरान में इंडियन एविडेंस एक्ट जो है वो एग्जिस्टेंस में आता है। तो इंडियन एविडेंस एक्ट का काम ट्रायल के दौरान होता है, ट्रायल से पहले या ट्रायल के बाद नहीं होता है। ट्रायल से पहले तो एविडेंसेस इकट्ठा किए जाते हैं और ट्रायल के बाद उन्हीं एविडेंसेस के आधार पर जो जजमेंट सुनाया गया है, तो ट्रायल के पहले एविडेंस इकट्ठा हुआ, फिर एविडेंस का यूज हुआ ट्रायल के दौरान, और फिर पोस्ट ट्रायल में जो एग्जीक्यूशन है वो कराया जाता है। तो इस तरीके से आपका जो सीआरपीसी है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, दैट हैज बीन डिवाइडेड इनटू दीज मेनी पार्ट्स। 3 पार्ट है मेन, इसके अलावा एक पार्ट होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मेंटेनेंस। मेंटेनेंस भी एक पार्ट है, इट इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट पार्ट, बट दैट इज नॉट सो इंपॉर्टेंट एज दीज 3। अगर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की बात करें मोटे मोटी तौर पर, तो यही 3 पार्ट्स हैं, ठीक है। अब जिस चीज पर मैं बात कर रहा था, प्रोसीजरल एंड सब्सटेंटिव। तो प्रोसीजरल और सब्सटेंटिव कहने से क्या मतलब है? हाँ सर, मेंटेनेंस के बारे में थोड़ा और बताना, कौन से स्टेप पे आता है वो और उसमें क्या होता है? मेंटेनेंस के बारे में ये है कि आपने हिंदू मैरिज एक्ट पढ़ा है ना? हिंदू जी। मैरिज एक्ट के अंदर मेंटेनेंस दिया गया है ना, सेक्शन 24 25 में। तो यहां पर हम जब मेंटेनेंस लेने के लिए जाते हैं, तो ये मेंटेनेंस जो होता है ये आपके सिविल प्रोसीजर की अगर हम बात करें, यहां पर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड अभी हम बात कर रहे हैं, तो इसमें भी आपका मेंटेनेंस होता है, लेकिन ये मेंटेनेंस आपका सिविल प्रोसीजर कोड की तरह नहीं होता है। तो आपको, अगर ये तो सिविल प्रोसीजर का हो गया, अगर क्रिमिनल प्रोसीजर में मेंटेनेंस की बात करते हैं, तो मान लीजिए कि एक क्राइम कमिट हुआ, ठीक है, एक क्राइम कमिट हुआ, आपने टॉर्ट लॉ पढ़ा होगा। टॉर्ट लॉ के अंदर में आपका एक टॉपिक है जिसका कि नाम है आपका वाइकेरियस लायबिलिटी ऑफ द स्टेट। वाइकेरियस लायबिलिटी ऑफ द स्टेट के अंदर आपको अगर याद हो, तो उसके अंदर में एक लास्ट केस था विच वाज बेस्ड ऑन रेप। एक लेडी थी जो कि बांग्लादेश से आई हुई होती है और उसका रेप कर दिया जाता है इंडियन रेलवेज के ट्रेन में, याद है? चंद्रिमा दास का केस था, याद है? याद है सर। याद है ना? तो याद है। इसमें क्या हुआ था कि दिस वाज अ क्रिमिनल केस, क्योंकि लायबिलिटी जो थी वहां पर स्टेट की लगाई जा रही थी।
रेप का मामला था और उस रेप के मामले के लिए जो गवर्नमेंट है उनके ऊपर केस डाला गया था कि गवर्नमेंट जो है उनके ऊपर वाइकेरियस लायबिलिटी होगी कि नहीं, उनके जो एम्प्लॉयज हैं उन्होंने जो रेप किया है क्या उसकी जिम्मेदारी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट के ऊपर आएगी कि नहीं आएगी, उसके ऊपर वो केस था। तो उस केस में कोर्ट ने डिसीजन दिया था कि कॉम्पनसेशन जो है वो तो आपको देना ही पड़ेगा, स्टेट को कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा, क्योंकि जो भी वहां पर एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, इवन इफ दे आर नॉट डूइंग इट इन देयर ऑफिशियल कैपेसिटी, जो रेप उन्होंने कमिट किया है, इवन इफ दैट हैज नॉट बीन डन इन देयर ऑफिशियल कैपेसिटी, बट स्टिल द स्टेट इज बाउंड टू पे द कॉम्पनसेशन। तो ये जो कॉम्पनसेशन मिल रहा है वैसे तो सिविल मैटर्स में मिलता है, लेकिन क्रिमिनल मैटर के केसेस में भी आपको कॉम्पनसेशन दिया जाता है यदि इस तरीके का केस आता है। तो ये जो कॉम्पनसेशन दिया जा रहा है, इट इज अ काइंड ऑफ मेंटेनेंस दैट हैज बीन प्रोवाइडेड टू दैट लेडी, क्योंकि उसके साथ जो गलत हुआ है वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने किया है। तो ये एक एग्जांपल है मेंटेनेंस का। ठीक है, ओके सर। तो हाँ मैं बता रहा था, तो ये आपके 3 पार्ट्स थे प्रोसीजरल लॉ के। अब हम लोग हायरार्की देखें तो आपके जो पहला टॉपिक है ना उसमें हायरार्की के बारे में बात की गई है, हायरार्की और पावर्स उसके बारे में बात की गई है। तो उसमें अगर हम लोग जाएं तो उसको एक टैबुलर फॉर्म में, जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक टैबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको आप सेक्शन में खोजेंगे ना तो आपको मिल जाएगा। जो इनिशियल सेक्शन है आपके 40 तक, यानी सेक्शन 6 से लेके सेक्शन 40 तक के जो सेक्शंस हैं उनमें आपको पूरा आपका जो ढांचा होता है जुडिशियल सिस्टम का क्रिमिनल केसेस में, वो पूरा ढांचा आपको समझाया गया है। तो उसके डिटेल में तो हम अभी नहीं जाएंगे, लेकिन एक ओवरव्यू जरूर लेंगे कि आखिर जो हमारा पूरा का पूरा जुडिशियल सिस्टम है, मोस्ट प्रिसाइजली क्रिमिनल जुडिशियल सिस्टम, उसका जो ढांचा है हमारे देश में वो कैसा है। तो सबसे पहले जो सबसे टॉप पर है आपको पता है सुप्रीम कोर्ट। Supreme Court, as you all know, that it has been defined in Article 124. 124 से लेके 147 तक आपका सुप्रीम कोर्ट जो है उसको पूरा अच्छे से डिफाइन, उसके पावर्स और उसके जो भी काम है, फंक्शंस हैं, वो सारा डिफाइन किया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो क्या है, वो आपका कोई सा भी डिसीजन दे सकता है, यानी कि उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि वो एक पर्टिकुलर लिमिट्स में वो डिसीजन दे। कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि आपके सामने केस आता है 1 करोड़ से ऊपर का, 10 करोड़ से ऊपर का मामला आता है, तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है कि वो इसी लिमिट के अंदर में केसेस को सुनेगा। लेकिन जो बाकी लोअर कोर्ट्स होते हैं ना, उनके ऊपर कुछ लिमिटेशंस होती हैं। सिमिलरली क्रिमिनल मैटर, सिविल मैटर, कोई मतलब नहीं है, सारे मैटर, जितने मैटर इंडिया में हो सकते हैं वो सारे के सारे मैटर्स जो हैं दैट इज बीन हर्ड एंड डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। तो इसीलिए वो हर मैटर पर डिसीजन जो है वो सुना सकता है। हाई कोर्ट पर अगर हम आए तो हाई कोर्ट जो है इट इज सबऑर्डिनेट टू द सुप्रीम कोर्ट, और हाई कोर्ट इज एट द स्टेट लेवल, ये स्टेट लेवल पर होता है। और एक और चीज, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया जजमेंट इज बाइंडिंग ऑन ऑल द कोर्ट्स ऑफ इंडिया एज पर आर्टिकल 141। तो वो बाइंडिंग होता है सारे लोअर कोर्ट्स पर। तो हाई कोर्ट का जो मैटर होता है वो स्टेट लेवल तक होता है, लेकिन ये स्टेट लेवल सिर्फ बोलने के लिए है, इसमें आपके यूनियन टेरिटरीज भी आ जाते हैं, क्योंकि यूनियन टेरिटरीज के लिए अलग से, बहुत सारी यूनियन टेरिटरीज हैं जिनके लिए अलग से आपका हाई कोर्ट नहीं बनाया गया है। ठीक है, तो जैसे कि आपका जो अंडमान एंड निकोबार है, अंडमान एंड निकोबार कम्स अंडर योर कैलकाटा हाई कोर्ट, लक्षद्वीप जो है कम्स अंडर द आपका केरला हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट्स वैसे तो स्टेट के लिए है, लेकिन उसके अंदर में आपके यूनियन टेरिटरीज भी इंक्लूडेड है। हाई कोर्ट्स भी किसी भी चीज पर डिसीजन दे सकता है, इसके लिए भी कोई बाउंडेशन नहीं है कि ये लिमिटेशन में बाउंडेड है कि ये इन्हीं चीजों के लिए या इतना ही आपका पनिशमेंट दे सकता है। तो हाई कोर्ट के नीचे में आता है आपका मेट्रोपॉलिटन एंड डिस्ट्रिक्ट सेशन, डिस्ट्रिक्ट या फिर सेशन कोर्ट। अब ये हाई कोर्ट के अंदर में नहीं आता है, लेकिन ये हाई कोर्ट से लोअर है। कहने का ये मतलब है
कि हाई कोर्ट होल्ड्स अ जुरिसडिक्शन ओवर दीज सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। हाई कोर्ट जो है वो इन सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के ऊपर में पावर एक्सरसाइज करता है। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट पूरे इंडिया के ऊपर पावर एक्सरसाइज करता है, उसका जो जजमेंट है वो बाइंडिंग है ऑन ऑल द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स इंक्लूडिंग द हाई कोर्ट। सिमिलरली हाई कोर्ट के जजमेंट जो है वो मेट्रोपॉलिटन या जितने भी उसके नीचे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं उनके ऊपर उसका बाइंडिंग कैरेक्टर होता है, क्योंकि हाई कोर्ट जो होता है वो स्टेट लेवल पर होता है। अब हम जब स्टेट से नीचे आते हैं, तो स्टेट से नीचे आने के लिए हमें एक बेटर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए स्टेट्स को बहुत सारे डिविजन्स में बांटना पड़ता है। वी हैव टू डिवाइड स्टेट इनटू डिफरेंट डिविजन्स। नाउ दीज डिफरेंट डिविजन्स आर डिवाइडेड एज पर सेक्शन 7। सेक्शन 7 के अंदर में आपका टेरिटोरियल डिविजन्स के बारे में बताया गया है, तो उसी के आधार पर आपका जो है डिवीजन किया जाता है। तो अगर हम उस सेक्शन के आधार पर देखें तो एक स्टेट को सबसे पहले तो सेशंस में डिवाइड किया जाता है, सेशन डिवीजन जिसे बोलते हैं। अब ये सेशन डिवीजन जो होता है इन्हीं को हम लोग डिस्ट्रिक्ट भी बोलते हैं। और जो मेट्रोपॉलिटन एरियाज है उनको हम मेट्रोपॉलिटन बोलते हैं ऑन द ग्राउंड ऑफ सेक्शन 8। सेक्शन 8 में लिखा गया है मेट्रोपॉलिटन जो जगह होगा वो कैसे मेट्रोपॉलिटन होगा, व्हाट विल बी द क्राइटेरिया फॉर डिसाइडिंग वेदर दिस इज अ मेट्रोपॉलिटन सिटी और नॉट। तो उसमें जो दिया गया है वो ये दिया गया है कि अगर किसी जगह का कुछ पूछना है? सर दिल्ली इज अ मेट्रोपॉलिटन स्टेट। यस सर दिल्ली भी मेट्रोपॉलिटन में ही आता है ना? जी जी जी। तो अगर आप सेक्शन 8 को देखिएगा ना, यू विल सी दैट सेक्शन 8 सेज दैट 1 मिलियन, दिस इज द क्राइटेरिया। 1 मिलियन जो है वो अगर पॉपुलेशन है, 1 मिलियन मतलब 10 लाख, तो अगर 10 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन है तो फिर वो जो टाउन है या सिटी है दैट इज अ मेट्रोपॉलिटन सिटी। तो ये जब लॉ लाया गया था 1973 में, तो सेक्शन 8 में आपके 4 जगहों को बताया गया था, दिल्ली, मुंबई और आपका अहमदाबाद, और एक और टाउन था, डिस्ट्रिक्ट सिटी था जिसको कि मेट्रोपॉलिटन बताया गया था। लेकिन अगर हम लोग उसी सेक्शन में देखें तो इन दैट सेम सेक्शन इट इज मेंशन्ड कि जब हम लोग सेंसस करते हैं उस समय जो सेंसस हुआ था उसके हिसाब से जहां जहां 1 मिलियन से ज्यादा पॉपुलेशन था उसको मेट्रोपॉलिटन बताया गया था। बट एज ऑफ नाउ अभी जो हमारा सेंसस है दैट इज ऑफ 2011, अभी तक 21 वाला आया नहीं है क्योंकि अभी वो चल ही रहा है, तो हो सकता है थोड़ा डिले भी हो। बट 2011 का जो सेंसस है उसके आधार पर जो है मेट्रोपॉलिटन डिसाइड किया जाएगा। तो मेट्रोपॉलिटन में 1 मिलियन का जो क्राइटेरिया था वो अब बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स या टाउन्स के लिए या सिटी के लिए अब हो चुका है, क्योंकि बहुत पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज हुआ है फ्रॉम 1973 टू टिल डेट। तो उसमें अभी हम नहीं जाते, अभी बस हमारा ये मोटिव है कि ये जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है उसका जो हायरार्की है वो कैसे काम करेगा। तो हमारे 2 डिविजन्स बन जाते हैं एक स्टेट के अंदर में। एक आपका वो एरिया है दैट इज अ मेट्रोपॉलिटन एरिया एंड द सेकंड एरिया इज योर डिस्ट्रिक्ट या सेशन एरिया। तो ये जो सेशन डिवीजन या डिस्ट्रिक्ट होता है इनको हम लोग ऑल्टरनेटिवली यूज करते हैं, लेकिन सेशन डिवीजन जो होता है, सेशन डिवीजन कैन बी अ डिस्ट्रिक्ट आल्सो and session division can be a collection of districts also। तो स्टेट टू स्टेट वो वैरी करता है, एक जगह टू जगह वो वैरी करता है डिपेंडिंग अपॉन कि उस जगह का क्या पॉपुलेशन है, उसका क्या टोपोग्राफी है और किस तरीके से वहां एडमिनिस्ट्रेशन एफिशिएंट हो सकता है। उससे रिलेटेड हम जो आपका गवर्नमेंट है वो कोर्ट के साथ मिलकर ये डिसाइड करती है। तो ये जो सेशन डिवीजन है दिस इज ऑल्सो नोन एज डिस्ट्रिक्ट and at the same time session division can comprise of a collection of districts। तो दोनों ही चीजें होती हैं सेशन डिवीजन में। सेशन डिवीजन के अगर हम लोग नीचे आते हैं तो होता है आपका डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि मैंने बताया कि सेशन डिवीजन का मतलब है कि वो डिस्ट्रिक्ट भी हो सकता है या फिर कलेक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट भी हो सकता है। लेकिन हम लोग ये मानकर अभी चलते हैं कि सेशन डिवीजन मतलब कि सेशन डिवीजन, ना कि एक डिस्ट्रिक्ट जिसमें कि बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं।
तो हम लोग सेशन डिवीजन के जब नीचे आएंगे तो हमें बहुत सारे फिर डिस्ट्रिक्ट मिलते हैं। जब हम डिस्ट्रिक्ट के नीचे आएंगे देन वी विल गेट सब डिवीजन, then we will come below district, we will get सब डिवीजन। अब ये सब डिवीजन जो है दिस इज द लोएस्ट हायरार्की, इससे नीचे जो है वो नहीं होता है। आपने सुना होगा एसडीएम कोर्ट, एसडीएम कोर्ट क्या होता है? एसडीएम कोर्ट मतलब सब डिविजनल मजिस्ट्रेट जो है वो वहां बैठता है। तो जनरली अगर आपका रिक्रूटमेंट होता है यूपीएससी में देन द फर्स्ट रैंक दैट इज बीन प्रोवाइडेड टू एन आईएएस ऑफिसर इज एसडीएम, लेकिन वो तो एग्जीक्यूटिव है, फिर उसको एसडीएम पोस्ट कैसे मिला? तो वो जो पोस्ट मिलता है इट इज एक्चुअली अ काइंड ऑफ पोस्ट ओनली जो कि उसको दिया जाता है, बिकॉज ऑल ऑफ यू आर अवेयर कि देयर इज समथिंग व्हिच इज नोन एज एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो होता है वो दोनों ही काम को देखता है, तो उसको वो जगह दी जाती है ताकि वो उस जगह को गवर्नमेंट के अंदर में रहकर एफिशिएंटली एडमिनिस्टर कर सके, मॉनिटर कर सके। ठीक है, अब आते हैं हमारा दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। मेट्रोपॉलिटन के अंदर में इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, वन इज द सिविल पार्ट एंड द अदर इज द क्रिमिनल पार्ट। तो सिविल मैटर्स में हमारा अभी फोकस नहीं है, वी आर फोकसिंग ऑन द क्रिमिनल मैटर। तो क्रिमिनल मैटर्स में अगेन मेट्रोपॉलिटन और डिस्ट्रिक्ट या सेशन डिवीजन में दोनों में ही सेम चीज होता है। पहला जो होता है ये जो सेशन कोर्ट होता है दिस इज सेम, तो ये सेशन कोर्ट हुआ, यहां भी सेशन कोर्ट हुआ। सेशन कोर्ट जो होता है वहां का जो जज होता है दैट इज नोन एज सेशन जज, वो सेशन जज कहलाता है। सेशन जज के अलावा भी अगर जरूरत पड़ती है तो एक एडिशनल सेशन जज जो है वो अपॉइंट किया जाता है, और अगर और ज्यादा जरूरत पड़ती है तो असिस्टेंट सेशन जज भी अपॉइंट किया जाता है। जो आपका सेशन जज होता है और जो एडिशनल सेशन जज होता है दे हैव गॉट सेम पैरेलल पावर्स। मतलब एडिशनल इसीलिए बोलते हैं कि एक इंसान कितना देखेगा, तो इसीलिए हम उसके काम को किसी और के ऊपर डाल देते हैं, तो इसीलिए उसको एक एडिशन कर रहा है उसके साथ में, यानी कि वो साथ में बैठता है। तो एडिशनल सेशन जज जो होता है इट इज अ पैरेलल टू सेशन जज, जहां भी ज्यादा काम रहता है वहां पर एक एडिशनल सेशन जज बना दिया जाता है। लेकिन जो असिस्टेंट सेशन जज होता है ही इज बिलो, वो नीचे होता है, बिलो द सेशन जज। और असिस्टेंट सेशन जज का जो पावर्स होता है सजा देने का वो कम होता है सेशन जज से, लेकिन एडिशनल सेशन जज और सेशन जज जो होता है बोथ हैव गॉट पैरेलल पावर्स, इक्वल पावर्स होता है दोनों को। तो यहां पर सेशन जज जो होता है वो तीन होते हैं, एक सेशन जज होगा, एक एडिशनल सेशन जज होगा और एक असिस्टेंट सेशन जज होगा। पावर जो है किसका कितना पावर है वो हम इसके बाद देखेंगे, बट अभी फिलहाल के लिए आप ये समझ लीजिए कि मेट्रोपॉलिटन के अंदर जो पहला कोर्ट आता है वो आपका आता है सेशन कोर्ट, उसके बाद उसके नीचे आता है मेट्रोपॉलिटन एरिया में चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट वाला एरिया। इसको जो बोलते हैं ना इसको मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होता है। अब आप एक बात सोचिए कि एक मेट्रोपॉलिटन बहुत बड़ा एरिया होता है, उतने बड़े एरिया में एक इंसान को अगर सिर्फ बाहर दे दिया जाए वो उतना एफिशिएंटली नहीं कर पाएगा। तो एक मेट्रोपॉलिटन एरिया में बहुत सारे मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होते हैं, और वही अगर हम उसके दूसरी तरफ अगर देखें तो एक डिस्ट्रिक्ट या सेशन डिवीजन में जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास होते हैं जो इक्विवेलेंट होते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के। तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास एंड मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट दे आर द सेम थिंग ऑपरेटिंग इन डिफरेंट एरियाज। एक मेट्रोपॉलिटन एरिया है और एक सेशन डिवीजन है। तो ये जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता है फर्स्ट क्लास का, ये कौन होता है? आप लोग बहुत उम्मीद से आते हैं, डीयू में एडमिशन लेते हैं कि जुडिशरी को निकालेंगे, जुडिशरी की तैयारी करेंगे। क्या आपको पता है कि जुडिशरी का एग्जाम जब आप क्लियर करते हैं तो आप क्या बनते हैं? इनमें से जो यहां पर मैंने लिखा है उनमें से आप क्या बनेंगे? कैन एनीवन ऑफ यू टेल मी प्लीज? जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास। क्या? मूसा भैया। जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास। ठीक है, और कोई? मूसा भैया। क्या बोल रहा नितेश आपने? मुंसाफ मुंसाफ।
मुंसिफ तो कोर्ट होता है, मैं पोस्ट पूछ रहा हूँ, कौन सा पोस्ट मिलेगा आपको? सेशन जज। सेशन जज तो सबसे ऊपर होता है ना, वो जज हो जाता है, अभी आप इतनी जल्दी जज नहीं बनते हैं। तो देखिए जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास। क्या 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 सर? जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास। जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, ठीक है। अब देखिए मैं क्लियर करता हूं कि क्या होता है। जब आप जुडिशरी का एग्जाम देते हैं तो हर स्टेट का अपना अलग अलग जुडिशरी है। तो इसकी वजह से क्या है कि एक जुडिशियल सिस्टम, एक नेशनल जुडिशियल सिस्टम अभी तक इंडिया में नहीं डेवलप कर पाया। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपके यहाँ पर बहुत सारे डिविजन्स किए गए हैं डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सा एरिया है, मेट्रोपॉलिटन एरिया है या फिर सेशन डिवीजन का एरिया है। तो उसके आधार पर यहाँ पर आपको जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास मिलता है और उसी के इक्विवेलेंट यहाँ पर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट मिलता है। तो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट जो होता है वो इक्विवेलेंट होता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के। लेकिन जब आप जुडिशरी का पेपर लिखते हैं तो देयर इज आल्सो समथिंग व्हिच इज नोन एज जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास। तो जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास होता है दैट इज नॉट प्रेजेंट इन ऑल द एरियाज ऑफ ईच ऑफ एवरी स्टेट, क्योंकि कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जहां पर की पॉपुलेशन जो होता है वो इतना ज्यादा होता है कि वहां पर सेकेंड क्लास को रखने का जो है वो जरूरत होता है। लेकिन कोई कोई एरियाज ऐसा होता है जहां पर की जरूरत ही नहीं होती है, इसीलिए वो पोस्ट ही नहीं क्रिएट किया जाता है। तो अगर हम दिल्ली की बात करें, एग्जांपल अगर मिलू दिल्ली, इन दिल्ली जब आप दिल्ली जुडिशरी क्रैक करेंगे डीजेएस, तो द पोस्ट दैट यू विल गेट, द फर्स्ट पोस्ट दैट यू विल गेट इज जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट जिसको कि हम लोग बोलते हैं। तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास आपको रैंक दिया जाएगा, आप सेकंड क्लास नहीं बनेंगे क्योंकि वहां है ही नहीं सेकंड क्लास। लेकिन अगर हम दूसरे स्टेट्स में जाएं तो वहां का जो डिस्ट्रिक्ट्स है वहां पर आप अगर होगा जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास का पोस्ट तो फिर वो आपको दिया जाता है जुडिशरी एग्जाम को क्रैक करने के बाद। बट एज ऑफ दिल्ली, दिल्ली में जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास का पोस्ट ही नहीं है क्योंकि जरूरत ही नहीं है यहाँ पर। तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के नीचे में आता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास। अब देखिए होता क्या है, जितने भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स हैं, आउट ऑफ ऑल द जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स, अभी हम बात कर रहे हैं सेशन जज की, मतलब सेशन डिवीजन में क्या होता है कि आउट ऑफ ऑल द जुडिशियल मजिस्ट्रेट देयर इज वन पर्सन हु इज अपॉइंटेड एज अ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। There is one person who is appointed as a chief judicial magistrate. तो ये chief judicial magistrate जो होता है ये कंट्रोल करता है बाकी जितने मजिस्ट्रेट्स हैं उनको। तो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो होता है वो इन्हीं जुडिशियल मजिस्ट्रेट में से एक को चुना जाता है। सिमिलरली हमारा मेट्रोपॉलिटन एरिया में आउट ऑफ ऑल द मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट्स वन पर्सन इज चूजन as a chief metropolitan magistrate. सर फिर ये मेरिट के बेसिस पे होता है या सीनियरिटी के बेसिस पे? It is based on both, दोनों को ही कंसिडर किया जाता है। मोस्ट प्रोबेबली आपका जो है मोस्ट प्रोबेबली ये जो किया जाता है आपको सीनियरिटी के आधार पर ज्यादा प्रेफरेंस जाता है, ज्यादा वेटेज जो है वो सीनियरिटी को दिया जाता है क्योंकि जुडिशियल सिस्टम में सीनियरिटी जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन आपका जो कैलिबर है उसके ऊपर भी कंसिडरेशन लिया जाता है। ऐसा नहीं है कि आप कुछ काम नहीं करते ठीक से फिर भी आपको चढ़ाकर ऊपर भेज दिया जाएगा, क्योंकि ग्रास रूट लेवल में काम ऐसे नहीं होता है। बट अगर हम जैसे जैसे ऊपर जाते जाते हैं, आप हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए, तो वहां पर सीनियरिटी होती है, लेकिन वहां भी फिक्स नहीं है। अगर आपको केस याद हो, इंदिरा गांधी के समय में 3 जजेस को छोड़कर डायरेक्टली एन रे को बना दिया गया था सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस। तो बाकी जो 3 जजेस थे जो सीनियर थे उनसे उन्होंने रिजाइन कर दिया, क्योंकि दिस इज ओनली एग्जिस्टिंग इन द फॉर्म ऑफ कन्वेंशन। ये कन्वेंशन के फॉर्म में एग्जिस्टिंग में है। लेकिन जब हम नीचे के लेवल पर आते हैं, सो दिस कन्वेंशन इज सो स्ट्रॉन्ग, ये कन्वेंशन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है क्योंकि मतलब लॉबी टाइप से क्रिएट हो गई है। नीचे लेवल पर एक लॉबी टाइप से क्रिएट हो गई कि हर आदमी एक दूसरे को फेस से जानता है, प्लस क्योंकि छोटा सा एरिया के ऊपर उनका कंट्रोल है, इसीलिए बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्रोल है, इसीलिए वहां पर सीनियरिटी के हिसाब से देते हैं। अब
चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट इज इक्विवेलेंट टू जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, मतलब सॉरी, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट इज इक्विवेलेंट टू द जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, और फिर इसके नीचे फिर आता है मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। बट ये जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है और यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड ये एग्जिस्टिंग है डिस्ट्रिक्ट या सेशन डिवीजन में, और मेट्रोपॉलिटन में आपके मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ही बस एग्जिस्टेंस में है। आउट ऑफ दोज मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट्स एक को आपका चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट जो है वो सेलेक्ट कर लिया जाता है। भैया तो ये आपकी हायरार्की है जो कि एक कोर्ट की है इंडिया में, जुडिशियल सिस्टम की हायरार्की है कि हम सबसे पहले ऊपर आता है सुप्रीम कोर्ट, फिर आता है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट जो है वो उसके अंदर में दो तरीके से होता है, एक आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया होता है, दूसरा आपका डिस्ट्रिक्ट या सेशन डिवीजन होता है। मेट्रोपॉलिटन एरिया के अंदर में अगेन दो पार्ट्स में है, सिविल और क्रिमिनल। क्रिमिनल के अंदर अगर हम देखें तो सबसे पहला डिवीजन दैट इज योर सेशन कोर्ट। सेशन कोर्ट के बाद आता है मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट, जिसमें कि चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट उनमें से चुन के रखा जाता है। और फिर उसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट और सेशन डिवीजन के अंदर में सबसे पहला है सेशन कोर्ट, देन जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास एंड देन जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास। भैया हाँ, सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट की पोजीशन क्या होती है? देखिए ये हम लोगों ने मैनुअली आपको बताया कि देयर इज अ सेशन डिवीजन, ठीक है। सेशन डिवीजन के नीचे में आपका होता है डिस्ट्रिक्ट, तो वहां पर आपके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स होते हैं। उन डिस्ट्रिक्ट के अंदर में होता है सब डिवीजन। तो जो सब डिवीजन होता है उनके अंदर में जो मजिस्ट्रेट बनते हैं दे आर द जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, दे आर द जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास। तो आपको सब डिवीजन में रखा जाता है। इस सब डिवीजन में रखने के लिए आपका एक पैनल बनाया जाता है, जो आपका जब आप रिक्रूट होकर जाते हैं तो सबसे निचले लेवल पे जहां आप ज्वाइन करते हैं ना जुडिशरी क्रैक करने के बाद, दैट इज योर सब डिवीजन लेवल। इस सब डिवीजन लेवल में आप ज्वाइन करते हैं एज अ जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, लेकिन कहीं कहीं पर जरूरत भी नहीं पड़ती है। JM1 और JM2 सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट में आते हैं? नहीं, JM1 जो है वो आपका सब डिवीजन में नहीं आता है, सिर्फ JM2 जो है वो आता है सब डिवीजन के अंदर में। एक्चुअली देखिए है ना ये कि ये जो सब डिवीजन बनाया गया है, दिस सब डिवीजन इज नॉट मेड एवरीवेयर, हर जगह ये नहीं बनाया जाता है। जहां जरूरत होती है ज्यादा अच्छे से एडमिनिस्टर करने की, वहीं पर ये सब डिवीजन बनाया जाता है। तो एक्चुअली हाँ, JM2 जो होता है वो इंफीरियर होता है एज कंपेयर टू JM1 के। सॉरी, सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट इंफीरियर होता है JM1 के। देखिए देयर आर टू थिंग्स, इसमें कंफ्यूज नहीं करिए, इसको मैं क्लियर करता हूं। दो चीजें होती हैं। डू यू नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस रैंक और पोस्ट में? क्या डिफरेंस है आपको पता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ रैंक एंड अ पोस्ट? इसको चलिए और मैं क्लियर कर देता हूं, तब तक आप सोचिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ रैंक एंड अ पोस्ट। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग तो है, लेकिन वो कंफ्यूजन इसीलिए है क्योंकि आप रैंक और पोस्ट में कंफ्यूज हो जा रहे हैं। क्या होता है रैंक और पोस्ट में डिफरेंस? सर रैंक इज लाइक नंबरिंग के हिसाब से, पावर के हिसाब से, एंड पोस्ट इज आई गेस अकॉर्डिंग टू द वर्क, आई गेस। जो ऑफिस होता है ना जहां पर आप काम करते हैं, दैट इज योर पोस्ट विच यू होल्ड, ठीक है। और जैसा कि आपने सही बोला एक हद तक, और जो आपका जो रैंक होता है दैट इज नॉट बेस्ड ऑन द ऑफिस दैट यू होल्ड, बट इट इज बेस्ड ऑन द सीनियोरिटी, और जो पोजीशन आप उस पूरे हायरार्की में होल्ड करते हैं उसके आधार पर आपका रैंक होता है। एक सिंपल एग्जांपल से समझिए, आप लोगों को पता है कि कमिश्नर नाम का एक चीज होता है। तो व्हाट इज द कमिश्नर? व्हाट इज द रैंक ऑफ अ कमिश्नर ऑफ पुलिस? कमिश्नर ऑफ पुलिस का रैंक क्या होता है? पता है? कमिश्नर ऑफ पुलिस रैंक है कि पोस्ट है?
टेल मी। रैंक सर ये बता, ये आईपीएस होता है, रैंक आईपीएस होता है कमिश्नर ऑफ पुलिस इज अ पोस्ट, इट इज नॉट अ रैंक। आईपीएस होता है, बोलना सर है पता आपको सर। सर जयपाल। मैं कह रहा हूँ ये आईपीएस होता है सर, ये पता है। This is post, sir. आईपीएस तो कैडर हो गया ना, वो तो अलग ही चीज हो गया। तो तीसरा कैडर हो गया नया। हाँ वो नया हो जाता है, वो अलग है, मतलब कैटेगरी हो जाती है वो। तो कमिश्नर ऑफ पुलिस इज अ पोस्ट, और ऐसा मैं आपको, हम ये भी एक कह पोस्ट सकते होता है हैं ना, होती है जो हम जैसे किसी को नाम देते हैं, जैसे किसी सीट को नाम देंगे, एंड रैंक इज ऑल मतलब नंबरिंग के अकॉर्डिंगली देन। यस यस। सो कमिश्नर ऑफ पुलिस का जो बंदा होता है ना, जो बैठता है, जो ऑफिस में बैठता है एज अ कमिश्नर ऑफ पुलिस, आईजी रैंक से वो बैठता है, या फिर वो एसीपी भी हो सकता है। एसीपी नहीं, वो कमिश्नर ऑफ पुलिस एसीपी रैंक से ऊपर होता है। कहीं कहीं पर आप जाइएगा ना, तो आप देखिएगा कि एक नया रिक्रूटेड बंदा, बहुत यंग है अभी, नया नया आईपीएस बनकर गया है, और उसको एसीपी बना देता है वहां पर। कहीं कहीं पर देखिएगा कि एसीपी का जो रैंक होता है वो एक आईएएस का रैंक होता है, ठीक है। आईएएस के जो पुलिस की वर्दी होती है ना, उनके कॉलर पर ना ब्लैक कलर का एक ये होता है, स्टैम्प टाइप से होता है, which denotes that they are having a very high post, high rank है उनका। कहीं कहीं पर आप देखिएगा ना कि एसीपी का जो कॉलर है उसके ऊपर कोई भी वो ब्लैक बेल्ट टाइप का नहीं होता है, क्योंकि वो एक पोस्ट है। दिस इज अ पोस्ट, दिस इज नॉट अ रैंक। तो डिपेंडिंग अपॉन कि उस एरिया में किस जो पुलिस सिस्टम है वो किस तरीके से सेटअप किया गया है, वहां पर सब डिवीजन है कि नहीं है, वहां पर सेशन डिवीजन है कि कौन सा डिवीजन है, उसके आधार पर पोस्ट दिया जाता है कि आप उस पोस्ट को संभालिए। ये जो एसीपी होता है, इसका जो रैंक होता है वो एसपी लेवल का होता है, मोस्ट प्रोबेबली ये डीएसपी होता है। तो ये जो डीएसपी है, दिस इज अ रैंक, ये पोस्ट नहीं है, ये रैंक है। व्हेन यू ज्वाइन आईपीएस, तो आपको सबसे पहला रैंक जो दिया जाता है दैट इज डीएसपी, दिस इज योर रैंक। बट यू कैन बिकम एन एसीपी डिपेंडिंग अपॉन कि उस एरिया में किस तरीके का पुलिस हायरार्की जो है सेटअप किया गया है। तो यहां भी आपको वही चीज है, ये जो जुडिशियल सिस्टम में है ना, ये जो सब डिवीजन की हम बात करते हैं, सब डिवीजन इज अ पोस्ट, ये एक पोस्ट है। तो जो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट होते हैं, दे आर द पोस्ट, वो एक पोस्ट दिया जाता है, इसीलिए उस पे आपके आईएएस ऑफिसर या जुडिशियल ऑफिसर दोनों को ही बैठाया जा सकता है। तो अगर आप आईएएस ऑफिसर्स की टैली देखें, देन द फर्स्ट रैंक दैट इज गिवन टू यू इज एसडीएम। आप एसडीएम से ज्वाइन करते हैं, तो ये जो एसडीएम है, दिस इज एक्चुअली द पोस्ट। तो इस पोस्ट पे आपका जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी बैठ सकता है, आपका आईएएस ऑफिसर भी बैठ सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि वो एरिया का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो किस तरीके से काम करता है। तो इसके लिए आपको पूरा का पूरा उसमें घुसना पड़ेगा, बहुत कंफ्यूजिंग होगा अभी आपके लिए। तो अभी के लिए आप बस इतना ही याद रखिए कि सब डिवीजन मतलब एक पोस्ट, और उस पोस्ट पे आपका एक आईएएस ऑफिसर को या जुडिशियल ऑफिसर को आपको अपॉइंट किया जाता है। तो अगर हम हायरार्की की बात करें जुडिशियल सर्विसेज में, तो जुडिशियल सर्विसेज में जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास होता है, दैट इज द लोएस्ट रैंक, और इस लोएस्ट रैंक को जनरली सब डिवीजन में रखा जाता है। तो लेकिन दिल्ली ऐसा में, नहीं है। हाँ हाँ वरुण। दिल्ली में जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास एसटीएम की चेयर पे बैठ सकता है? हाँ बैठ सकता है। ओके ओके, ठीक है भैया। अच्छा, एक और बैठ सकता है, बिल्कुल बैठ सकता है। स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट के बारे में बता दीजिए भैया। स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट के बारे में बस प्रोविजन दिया गया है उसमें, लेकिन उसका कोई प्रोसीजर नहीं दिया गया है कि उसका जो अपॉइंटमेंट है वो किस प्रोसीजर के थ्रू होगा। वो मतलब रिकमेंडेशंस के उसको कोई मतलब नहीं है। जनरली जो मजिस्ट्रेट्स होते हैं ना आपके ऊंचे लेवल के, उनको रिकमेंडेशन के थ्रू प्रमोशन जो है वो दिया जाता है। तो ये जो सेशन जज वगैरह जो आप देख रहे हैं ना, ये सेशन जज जो है वो वहां पर अपॉइंट किए जाते हैं। हाई कोर्ट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिलकर जो नीचे वाले जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स हैं उनमें से एक को
सेशन जज बना देते हैं, तो वो उनके एक्सपीरियंस के ऊपर आधार होता है। एक्सपीरियंस जितना होता है ना जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स को, उसके आधार पर वो हाई कोर्ट के साथ मिलकर स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट आपका प्रमोशन मतलब एक तरीके से देते हैं, जुडिशियल मजिस्ट्रेट से उठाकर सेशन जज बना देते हैं। ठीक है, और कोई सवाल? एक बार सर CJM और CMM के बारे में भी बता दीजिए, थोड़ा कंफ्यूजन हो गया है। ये है CJM, ये है CMM। CAM मेट्रोपॉलिटन एरिया में होता है और ये होता है सेशन डिवीजन एरिया में। या फिर डिस्ट्रिक्ट, सेशन डिवीजन एरिया या फिर डिस्ट्रिक्ट में होता है। अब क्या है कि ये जो पोस्ट होती है ये रैंक से, ये दोनों ही आपके, ये एक्चुअली में ये एक पोस्ट है, फिर से दिस इज अ पोस्ट, दिस इज नॉट अ रैंक, एक पोस्ट है। इस पोस्ट पर जो भी आपके जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं, तो उन सारे जुडिशियल मजिस्ट्रेट में से एक इंसान को चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट या फिर सेंट्रल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट जो है वो बना दिया जाता है। तो जब वो यहाँ पर होंगे तो यहाँ पर जुडिशियल नहीं, यहाँ पर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट में से एक को चुनकर चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट बना दिया जाता है, और डिस्ट्रिक्ट में एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट जितने भी हैं उनमें से एक को चुनकर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट बना दिया जाता है। अब ये जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता है डिस्ट्रिक्ट में, इनकी दो क्लासिफिकेशन होती है, एक होती है फर्स्ट क्लास में, एक होती है सेकंड क्लास में। ज्वाइन वो करते हैं फर्स्ट क्लास से और उनका प्रमोशन होता है सेकंड क्लास में, फर्स्ट क्लास में। ये जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, दिस चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट इज चूजन फ्रॉम द जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कैटेगरी। सेकंड क्लास में से नहीं चूज किया जाता है, ये फर्स्ट क्लास में से चूज किया जाता है। सिमिलरली यहाँ पर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास वाले जो होते हैं उनमें से चूज करके चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट बनाया जाता है। तो ये मेट्रोपॉलिटन एरियाज में होता है और ये डिस्ट्रिक्ट या फिर सेशन डिवीजन एरिया में होता है। अब हुआ क्लियर? ओके भैया, ठीक है, और किसी को कुछ डाउट? चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि जो दिया हुआ है पनिशमेंट देने का पावर, तो पनिशमेंट देने का पावर किसको कितना दिया हुआ है उस पर एक बार देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बस ये बता देता हूं कि किस तरीके से हमारा जो डिवीजन है वो है। उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि जो हम लोगों का जो पूरा स्टेट है, यानी कि पूरा जो भारत में जो अलग अलग स्टेट्स हैं उनमें किस तरीके से डिवीजन किया गया है। एक डायग्राम बना देता हूं ताकि आपको और क्लैरिटी हो जाए। सी, दिस इज आवर इंडिया। यह हमारा इंडिया का टेरिटरी है, ठीक है। तो इस इंडिया की टेरिटरी पे जो जुरिस्डिक्शन होल्ड करता है दैट इज योर सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है उसके नीचे स्टेट्स, और इस स्टेट्स में जो जुरिस्डिक्शन होल्ड करता है दैट इज योर हाई कोर्ट। उसके नीचे आता है सेशन डिवीजन, जिसको कि हम लोग बहुत जगहों पर डिस्ट्रिक्ट भी बोलते हैं। मतलब अ सेशन डिवीजन कैन बी अ डिस्ट्रिक्ट आल्सो, ठीक है, बट एट द सेम टाइम सेशन डिवीजन कैन हैव अ कलेक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स। तो हम लोग यहाँ पर ये जो डिवीजन वर्ड लिखा है ना, इससे आप कंफ्यूज नहीं करिए। डिवीजन मतलब कि हम बस यहाँ पर बांट रहे हैं, यानी कि हमने स्टेट को डिवाइड किया है।
तो वो जो डिवाइड हम करते हैं तो उसको नाम दे देते हैं डिस्ट्रिक्ट्स, लेकिन जो डिवीजन होता है उस डिवीजन के अंदर में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स भी आ सकते हैं, ये कहने का इसका मतलब है। तो सेशन डिवीजन में जो डिस्ट्रिक्ट आता है इसमें आपके कौन हो जाते हैं, इसमें आपके सेशन जज हो जाते हैं। ठीक है, उसके अंदर अब आते हैं, उसके अंदर जैसा कि मैंने आपको बताया कि सेशन डिवीजन के अंदर में डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं। ये जो डिस्ट्रिक्ट है ये दिस इज आवर डिस्ट्रिक्ट्स। अब ये जो डिस्ट्रिक्ट है तो इसमें आपके जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स आएंगे या फिर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट्स आएंगे। तो डिस्ट्रिक्ट के अंदर में जुडिशियल मजिस्ट्रेट या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, और एट द सेम टाइम इन्हीं जुडिशियल मजिस्ट्रेट और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट में से एक इंसान को चुनकर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट या चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट बना दिया जाता है। ठीक है, अब इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर में इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर में ना बहुत सारे डिविजन्स किए जाते हैं, कहीं कहीं पर, हर जगह नहीं, तो बहुत सारे इनमें डिविजन्स कर दिया जाता है। ये जो डिविजन्स हैं ये सब डिविजन्स कहलाते हैं। These are known as सब डिविजन। तो ये जो सब डिविजन है इसके अंदर में आपके जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास जो है वो काम करते हैं, या फिर कहीं कहीं पर जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। तो ये आपका एक पूरा ढांचा है जो कि एक स्टेट के अंदर में काम होता है। तो आई होप कि आपको अब समझ में आ गया होगा। अच्छा, एक और चीज, ये जो सेशन डिवीजन है ना, ये जो सेशन जज मैंने लिखा है तो इसी में आपके एडिशनल सेशन जज या फिर आपका असिस्टेंट सेशन जज ये भी आ जाते हैं। ये क्लियर हुआ? अब क्लियर हो गया? बोलिए। यस सर। सर एक क्वेश्चन है, हाँ, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो क्रिमिनल साइड के जजेस होते हैं उन्हें सेशंस जज कहते हैं एंड सिविल में डिस्ट्रिक्ट जज कहते हैं, ऐसा होता है ना? हाँ ऐसा होता है। ओके सर, एक और डाउट है, तो हाँ। जो जेएम है इज दैट इक्विवेलेंट टू अ जज? देखिए जज ही तो होते हैं ना? सिविल मैटर्स के अंदर ना हम जज बोलते हैं और क्रिमिनल मैटर्स के अंदर हम उसी को मजिस्ट्रेट बोल देते हैं। ओके सर, तो सिविल जो जज जेएम और होता जुडिशियल है, मजिस्ट्रेट एक ही बात होती है? हाँ हाँ। ओके। तो ये आपका एक्सक्यूज एक मी अलग- सर, एक डाउट और है सर, हाँ कि जो ये क्रिमिनल और सिविल जो केसेस होते हैं, ये मतलब इनका भी कुछ होता है कि ये जजेस जो है वो ये मजिस्ट्रेट जो है वो क्रिमिनली करेंगे और ये सिविल जज वो करेंगे, सॉल्व नहीं, जैसे होता है? उनके काम के हिसाब से ना, मतलब उनका जो नॉलेज है, जब वो ट्रेनिंग में आप जाते हैं ना तो ट्रेनिंग के समय ही उनका जो नॉलेज होता है उसके आधार पर डिवीजन जो है वो करके उनको वहीं पर भेज दिया जाता है। तो वही सेम इंसान जब दोनों मैटर अगर देखने के लिए केपेबल होता है तो उस सिचुएशन में वो जब सिविल मैटर देख रहा है तो वो जज की कैपेसिटी में देख रहा है, और जब वो क्रिमिनल मैटर देख रहा है तो मजिस्ट्रेट की कैपेसिटी में देख रहा है। तो भैया JM1 फर्स्ट क्लास जो है वो सिर्फ वो सिविल मैटर्स नहीं क्रिमिनल मैटर्स नहीं देखता, सिविल भी देखता है? हाँ हाँ, वो क्रिमिनल मैटर देखता है, लेकिन जब वो सिविल मैटर देखेगा तो उसको हम जज बोल देते हैं। सर ये सब कुछ ट्रेनिंग पे डिपेंड करता है ना? ट्रेनिंग पर भी डिपेंड करता है, और ट्रेनिंग का तो मुझे नहीं पता कैसे क्या होता है, बट हो सकता है कि आपको ऑप्शन दिया जाता होगा कि आप चूज कर लीजिए कि क्या करना चाहते हैं। सर और फिर ऐसा उसको नहीं होता, देखना मेरे होता है। ख्याल से वो अपने आप अपॉइंट करते हैं, आपको हाँ, एक साइड वो मिलता है अपने एंड फिर आप से चेंज होता अपॉइंट रहता करेंगे, है। बट क्राइटेरिया Yep. कुछ है कि आपको एग्जाम पास करना होता होगा, और उस एग्जाम में कितने मार्क्स आए हैं किस कैटेगरी में, उसके हिसाब से वो अपॉइंटमेंट करते हैं। तो भैया जो फैमिली कोर्ट में जजेस बैठते हैं वो सिविल जज होते हैं, वो सिविल वो जज? सिर्फ जज होते हैं। ओके, मतलब वहाँ पे JM फर्स्ट क्लास भी डिसीजन दे सकता है? नहीं, वहां मजिस्ट्रेट नहीं होता है, मजिस्ट्रेट क्रिमिनल मैटर्स के अंदर होता है। और सर ये सॉरी, हाँ अभी बोलिए। आपने बोला जैसे JM फर्स्ट क्लास जो है वो जब सिविल मैटर देखेगा तो उसे जज बोलेंगे हम। हाँ हाँ, तो फैमिली कोर्ट में जब वो बैठा है तो JM फर्स्ट क्लास जब फैमिली कोर्ट में बैठेगा तो जज बोला जाएगा ना उससे? हाँ हाँ,
ओके ओके, ठीक है भैया, थैंक यू। और सर ये जो लोक अदालत वगैरह हम देखते हैं, हमने जो वो उससे भी फर्स्ट नीचे है। सेमेस्टर वो ये जो हम लोगों उनमें ने अभी सब डिवीजन देखा ना, वो सब डिवीजन से भी नीचे चला जाता है। ओके, तो उनके जजेस को क्या कहा जाता है सर? उनको कोई स्पेसिफिक नाम नहीं दिया गया है, कोई ऐसे स्पेसिफिक नाम उनको लीगल लॉ बुक्स में नहीं दिया गया है। सिंपल जज उनको बोल देते हैं वैसे, ठीक है। अच्छा, तो अब चलिए हम लोग ये देखते हैं कि कौन से कोर्ट को क्या पावर है, मतलब कि वो किस तरीके के जजमेंट्स दे सकती है। क्योंकि आपका जो लोअर कोर्ट्स होते हैं, ऐसा तो नहीं है ना कि आप 1 करोड़ 2 करोड़ 4 करोड़ का मामला लेकर उनके पास जाइएगा तो उन मैटर्स को वो सुन लेगी, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि एक हायरार्की बना दी गई है कि आपके पास अगर इस तरीके के मामले आते हैं तो आप इसको नहीं एक्सेप्ट करिएगा, क्योंकि अभी आपकी उतनी कैपेबिलिटी नहीं है। जो लोअर कोर्ट्स होते हैं उनमें जो जजेस होते हैं उनकी कैपेबिलिटी इतनी नहीं होती है कि वो इतने ज्यादा अमाउंट के मामलों को सुन सके। इसीलिए उसके आधार पर, पैसों के आधार पर, मनी के आधार पर और उनका जो पोजीशन है जुडिशियल सिस्टम में, उसके आधार पर उनके पावर को लिमिट कर दिया गया है कि आप इतने साल से ज्यादा सजा नहीं दे सकते हैं और आप इतने अमाउंट से ज्यादा का जो केस है वो नहीं सुन सकते। तो ये चीज आईपी, ये आपका सीआरपीसी के अंदर ही जो आपके सेक्शन है 6 टू सेक्शन 40, उसी में ये चीज बता दिया गया है, ठीक है। आइए चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के बाद आता है हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के बाद आता है सेशन कोर्ट, सेशन कोर्ट के बाद आता है आपका, अच्छा, सेशन कोर्ट में 3 डिवीजन हो जाता है। क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया, एक सेशन जज होता है, एक एडिशनल सेशन जज होता है और एक असिस्टेंट सेशन जज होता है, इसीलिए इसमें 3 डिवीजन हो जाता है। अभी नहीं देखते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो ऑल मैटर्स, ऑल मैटर्स को देख सकता है। सिमिलरली हाई कोर्ट भी जो है वो ऑल मैटर्स को देख सकता है और कितना भी पनिशमेंट दे सकता है, एनी पनिशमेंट, लेकिन वो लॉ के हिसाब से ही होना होगा ना। एनी पनिशमेंट, ये भी आपका एनी पनिशमेंट। तो ये आपका हो गया। उसके बाद सेशन जज पर आते हैं। सेशन जज जो होता है, तो ये एक आपका ये हो गया सेशन जज, एक आपका हो गया एडिशनल सेशन जज और एक आपका हो गया असिस्टेंट सेशन जज। सेशन जज जो होता है वो कोई सा भी पनिशमेंट दे सकता है, एनी पनिशमेंट, और कोई सा भी मामला देख सकता है। लेकिन एक बाउंडेशन है, वो ये है कि ही कैन गिव डेथ सेंटेंस। वो डेथ सेंटेंस जो है वो विदाउट कंफर्मेशन बाय द हाई कोर्ट नहीं दे सकता। अगर सेशन जज ने डेथ सेंटेंस दिया है किसी मामले में, तो इन दैट केस ही विल हैव टू ऑब्टेन अ कॉन्फर्मेशन फ्रॉम द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट से कॉन्फर्मेशन लेना पड़ेगा, तभी जाकर वो डेथ सेंटेंस जो है वो लीगल होगा और अप्लाई हो सकता है। तो डेथ सेंटेंस जो होता है वो विथ कंफर्मेशन फ्रॉम हाई कोर्ट, death sentence can be given only with the confirmation from the high court. Similarly, अगर हम लोग एसजेएम के, सीजेएम के पास आते हैं, इसको अभी मैं बताऊंगा। सीजेएम, सीजेएम जो है वो कोई सा भी पनिशमेंट दे सकता है, एनी पनिशमेंट एक्सेप्ट 3, एक्सेप्ट डेथ, लाइफ इम्प्रिजनमेंट और ग्रेटर देन अप टू 7 years, 7 साल तक की सजा जो है वो दे सकता है।
तो डेथ का मामला वो नहीं दे सकता है, लाइफ इंप्रिजनमेंट नहीं दे सकता है, और 7 ईयर से ज्यादा का पनिशमेंट नहीं दे सकता है, सीजेएम। वही अगर हम लोग जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की बात करें तो ये 3 साल तक की सजा ही दे सकते हैं, या फिर जिसमें 10,000 रुपया जो है वो फाइन है। सिमिलरली जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास जो है 1 साल तक की सजा दे सकते हैं, और 5,000 रुपया जिसमें फाइन है सिर्फ वही दे सकते हैं। तो इससे आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज द लेवल, क्या लेवल होता है आपका जुडिशियल मजिस्ट्रेट का और सीजेएम का और बाकी सेशन जजेस का। क्योंकि देखिए आज की डेट में 5,000 और 10,000 की क्या वैल्यू है। तो वैसे मामले जिसमें कि 10,000 रुपए तक का फाइन होता है वही आपका जुडिशियल मजिस्ट्रेट 1 जो है वो देख सकता है, और आपका पनिशमेंट वाला अगर चीज है तो वो 3 साल जो है उससे ज्यादा सजा नहीं दे सकता है। सिमिलरली जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास 1 साल तक की सजा दे सकता है और मैक्सिमम 5,000 तक का फाइन दे सकता है। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है वो आपका कोई सा भी पनिशमेंट दे सकता है एक्सेप्ट फॉर 3, डेथ नहीं दे सकता है, लाइफ इंप्रिजनमेंट नहीं दे सकता है, और 7 साल तक की सजा। अब यहां पर आते हैं असिस्टेंट सेशन जज। असिस्टेंट सेशन जज जो है ये एनी पनिशमेंट दे सकता है, लेकिन 10 साल तक की ही सजा दे सकता है। 10 साल से ऊपर का सजा ये नहीं दे पाएगा, ठीक है। तो 10 साल तक का ही सजा जो है वो दे सकता है। साथ ही साथ ये आपका डेथ नहीं दे सकता है, मतलब ये पूरा जो कंडीशन है वो इसी का सेम होगा। कहां गया ये, यही सेम कंडीशन होगा। तो असिस्टेंट सेशन जज डेथ, लाइफ इंप्रिजनमेंट और अप टू 10 इयर्स ऑफ सजा दे सकता है। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट डेथ, लाइफ इंप्रिजनमेंट और अप टू 7 इयर्स। जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास अप टू 3 इयर्स या 10,000 तक का फाइन। जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास अप टू 1 ईयर या 5,000 तक का फाइन। और आपका सेशन जज जो है कोई भी पनिशमेंट, बट डेथ पनिशमेंट जो है वो ऑन कंफर्मेशन फ्रॉम हाई कोर्ट के साथ ही दे सकता है। बाकी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कोई सा पनिशमेंट एज पर लॉ दे सकते हैं। आप कुछ पूछना है? हाँ जी सर। सर ये जो एनी पनिशमेंट की बात हो रही है यहाँ पे सिंपल इम्प्रिजनमेंट और रिगरस इम्प्रिजनमेंट की बात हो रही है ना, या इसके अलावा भी हाँ, कुछ होता है? मतलब लॉ के हिसाब से, इसीलिए तो मैंने लिखा है ना ऑल मैटर्स एनी पनिशमेंट एज पर लॉ। ये एज पर लॉ होता है, यानी लॉ में तो अगर लिखा एनी है कि पनिशमेंट नहीं, जैसे एनी पनिशमेंट में फाइन एंड जेल यही होता है ना? हाँ हाँ यही होता है, ओके। ठीक है। अच्छा, ये आपका जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जो है, एक चीज यहाँ और होगा कि ये इन दोनों में से ऑल्टरनेटिव नहीं है, दिस इज प्लस, मतलब इन दोनों में से बोथ भी दे सकता है। साथ ही साथ सिर्फ जेल या फाइन, दोनों में से कोई एक या फिर बोथ। तो ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास में 3 साल, 1 साल या दोनों 10,000 रुपए, 5,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। अच्छा, अब एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आपको जानना है आपके इसमें, दैट इज कि अगर मान लीजिए कि एक इंसान जो है वो बहुत सारे अलग अलग ऑफेंसेस के अंदर में कन्विक्ट हुआ है। जैसे मान लीजिए कि कोई बंदा जो है वो चोरी करने के लिए जाता है। जस्ट रीड सेक्शन 31। अगर आपके पास अभी बेयर एक्ट है तो सेक्शन 31 को मैं बता रहा हूं। देखिए सेक्शन 31 बताता है कि मान लीजिए किसी ने कि कोई चोरी करने के लिए गया है, वन पर्सन हैज गॉन टू कमिट अ थेफ्ट। थेफ्ट करने के दौरान उससे कल्पेबल होमिसाइड कमिट हो जाता है, मतलब कि वो किसी की जान ले लेता है, ठीक है। कल्पेबल होमिसाइड उससे कमिट हो गया। तो कल्पेबल होमिसाइड के साथ साथ उनके साथ जो गए थे उसमें से एक बंदे ने रेप कर दिया, ठीक है। तो यहां पर थेफ्ट भी हुआ। अब क्योंकि ये कल्पेबल होमिसाइड और रेप भी हो गया है, इसीलिए अब ये थेफ्ट नहीं रहा, अब ये आपका बन जाता है क्या उसका नाम था, एक्सटॉर्शन,
एक्सटॉर्शन के बाद कौन सा ऑफेंस, क्या नाम बोलते हैं उसको? एक्सटॉर्शन, रॉबरी। नाउ इट इज कन्वर्टेड इनटू रॉबरी। तो देखिए अब तीन ऑफेंसेस एक साथ कमिट हुए हैं, मतलब एक ही इंसान ने तीन ऑफेंसेस एक साथ कमिट किया है। पहला रॉबरी करने गया था, वहां पर जान भी ले लिया किसी का रेप भी हो गया। तो ये तीन ऑफेंसेस उसने कमिट किए हैं। तीनों ऑफेंसेस में पनिशमेंट अलग अलग है, यानी कि जो सजा है उसका जो क्वांटम है वो अलग अलग है। इसमें मान लीजिए कि आपको 5 साल की सजा जो है वो दे देता है। कल्पेबल होमिसाइड के केस में मान लीजिए 10 साल की सजा आपको सुना देता है। रेप के केस में मान लीजिए कि आपको 20 साल की सजा सुना देता है। अब मुझे ये बताइए कि उस इंसान एक ही है, अलग अलग क्राइम कमिट किया है, तो उस एक इंसान को कितना सजा मिलेगा? तो मैक्सिमम हाँ 20 years। जो भी मैक्सिमम पॉसिबल होगा इस सिचुएशन में वो यहाँ पे हाँ। 20 इयर्स। या फिर सबको जोड़ देंगे, ऐसा करेंगे क्या? नहीं सर, जो मैक्सिमम होगा वो। तो देखिए यहाँ पर जो आपका सेक्शन है ना 31, ये क्या बताता है? सेक्शन 31 ये बताता है कि जो भी कोर्ट ने उसको ये सजा दिया है, उस कोर्ट का मैक्सिमम सजा देने का कितना कैपेसिटी है, इस बात पर भी निर्भर करता है कि कितना वो सजा दे सकता है। लेकिन साथ ही साथ अगर मान लीजिए कि इन तीनों को मिला दिया जाए, तो नॉर्मल सिचुएशंस में इन तीनों को मिला दिया जाता है। ठीक है, नॉर्मल सिचुएशंस में मतलब अगर कोर्ट कुछ नहीं बोलता है, मतलब कि मानकर ये चला जाता है कि 5 साल प्लस 10 साल प्लस 20 साल जितना हो रहा है 15, 35 साल की उसको सजा हुई। ठीक है, लेकिन अगर जज ने बोल दिया है कि कंकरेंटली देंगे, कंकरेंटली हम सजा देंगे। कंकरेंटली बोलने का ये मतलब है कि हम तीनों को एक साथ मिलाकर दे रहे हैं। कहने का मतलब है कि मैक्सिमम जो हो रहा है उसको हम देंगे। ठीक है, तो उस सिचुएशन में इट मस्ट बी स्पेसिफाइड बाय द जज। अगर जज ने स्पेसिफाई नहीं किया है कि कंकरेंटली जो है वो सजा दी जाएगी, तो मान के यही चला जाएगा कि तीनों को जो जोड़कर आएगा उतने साल की उसको सजा होगी। लेकिन इसमें एक कैच है। वो कैच क्या है कि मान लीजिए कि आपका जो ये 10 साल, ये आपका मान लीजिए कि सेशन जज है। ठीक है, सेशन जज ने सजा सुनाया है ये। ठीक है, अब हमें पता है कि सेशन जज जो है वो 3 चीज नहीं दे सकता है। मतलब सेशन जज जो है वो डेथ तभी दे सकता है जब वो कंफर्मेशन ले ले हाई कोर्ट से, लेकिन उसके अलावा वो कोई भी सजा दे सकता है और कितने भी लिमिट के लिए दे सकता है। तो उस सिचुएशन में यहां पर जब तक सेशन जज ये नहीं बोल देता है कि जो सजा दी जाएगी वो कंकरेंटली होगी, तब तक यही माना जाएगा कि 5 साल 10 साल या 20 साल तीनों को जोड़कर जो आएगा उतने साल के लिए उसको सजा दी जाएगी। ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन कि जज क्या कहता है वो आपका डिस्क्रिप्शन दिया गया है जज को। तो ये आपका सेक्शन 31 जो है वो यही चीज बताता है कि क्यूमुलेटिव होता है। ये जो ईयर्स होता है ना, दिस इज क्यूमुलेटिव, इसको हम लोग जोड़ देते हैं। ठीक है, ठीक है, आया समझ में? यस सर। तो भैया जज किस बेसिस हाँ बोलिए। जज किस बेसिस पर डिसाइड करता है कि कंकरेंटली देना है या हाँ, इट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द जज। इफ यू रीड द लैंग्वेज ऑफ सेक्शन 31, सीआरपीसी का सेक्शन 31 का लैंग्वेज अगर आप पढ़िएगा ना, तो वहां से आपको यही समझ आएगा। इस बेस क्या होगा कि जिसके ऊपर जज डिसाइड करेगा? बेस तो वो तो डिस्क्रिशनरी होता है जज ना, जो एविडेंसेस आता है ना उसके सामने, जो भी एविडेंसेस उसके सामने आता है वो उसके आधार पर डिसाइड करता है। जैसे कि ब्रूटली किया गया है, कितना हाई इंटेंशन से किया गया है, ये ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। दिस डिस्क्रिप्शन हैज ऑलरेडी बीन प्रोवाइडेड टू द जजेस। लेकिन इसके अलावा एक और डिस्क्रिप्शन दे दिया जाता है कि आप क्यूमुलेटिव देना चाहते हैं या फिर कॉन्करेंट देना चाहते हैं। तो ये जो एविडेंसेस सामने आए हैं ना, उनके आधार पर जो है बेस अपना रखता है जज।
ओके ठीक है? सर ये अच्छा, क्यूमुलेटिव एंड कॉन्करेंट पनिशमेंट दोनों सेक्शन 31 में है ना? हाँ दोनों ही सेक्शन 31 में। ओके। सेक्शन 31 आप पढ़िएगा, उसमें लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद आपका इंपॉर्टेंट है सेक्शन 37। ये कानून जानना बहुत जरूरी है आपके लिए। क्यों जरूरी है? आपके सिलेबस में नहीं मिलेगा, लेकिन मैं बताऊंगा क्यों जरूरी है। क्योंकि सेक्शन 37 टेल्स यू कि एज अ सिटीजन या फिर एज अ रेसिडेंट, एज अ सिटीजन या फिर एज अ रेसिडेंट, अगर मजिस्ट्रेट जो है उसको किसी चीज के लिए एड चाहिए, अगर मजिस्ट्रेट को किसी चीज के लिए एड चाहिए, तो क्या एज अ सिटीजन और एज अ रेसिडेंट आर यू बाउंड टू गिव दैट एड? मजिस्ट्रेट आपसे बोलता है कि भैया ये जो आदमी भाग रहा है ना, इसको पकड़ने में मेरी मदद करो, तो वैसे सिचुएशन में क्या आप बाउंड है उसको मदद करने में? अगर आप नहीं करेंगे मदद मजिस्ट्रेट की, तो क्या आपके अगेंस्ट में कार्रवाई हो सकती है कि नहीं हो सकती है? यही ये सेक्शन बताता है। तो ये सेक्शन हमें ये क्लियर कर देता है कि अगर मजिस्ट्रेट को कुछ हेल्प चाहिए अपने काम को करने के लिए, तो वैसे सिचुएशन में इट इज मैंडेटरी फॉर यू टू हेल्प हिम। अब ये यू कौन होगा? सिटीजन होगा या रेसिडेंट होगा? तो अगर वो वहां पर मौजूद है जहां पर कि मजिस्ट्रेट गया है किसी को पकड़ने के लिए, या फिर कहीं इन्वेस्टिगेशन के दौरान में मजिस्ट्रेट अगर जाता है, तो वैसे में अगर जरूरत है आपकी और आपको मदद करने के लिए मजिस्ट्रेट बोल रहा है, तो बिना मजिस्ट्रेट के बोले ही आपको मदद करना पड़ेगा। अगर आप मदद नहीं करते हैं तो आप ही के ऊपर सवाल उठेगा कि आखिर आप वहां मौजूद थे, आपने क्यों मदद नहीं की। तो दिस सेक्शन टेल्स यू अबाउट द ड्यूटी। आपकी एक ड्यूटी बनती है कि जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं उनकी मदद करें, जो सोसाइटी में पीस मेंटेन करने के लिए। तो पब्लिक सर्वेंट में सोसाइटी में पीस मेंटेन करने के लिए आपका ये सेक्शन हमें बताता है दैट इज योर ड्यूटी, आपकी वो ड्यूटी है, योर ड्यूटी बाउंड टू डू दैट। तो ये सेक्शन 37 हमें बताता है। ठीक है, उसके बाद सेक्शन 39 ऑल्सो टेल्स यू समथिंग कि अगर आप कुछ ऐसा जानते हैं, इफ यू नो समथिंग which is important for that case, then in that case it is mandatory for you to tell। आपके लिए मैंडेटरी है बताना। अगर आपके बताने से पीस मेंटेन हो रहा है, चोर पकड़ा जा रहा है या फिर गुनेगार को सजा मिल रही है, सो इट इज मैंडेटरी फॉर यू टू टेल। तो ये आपका सेक्शन 39 हमें बताता है। तो वैसे तो आपके सिलेबस के हिसाब से दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट, बट सीआरपीसी के कॉन्टेक्स्ट में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक तरीके से हर एक इंडिविजुअल के लिए एक ड्यूटी है कि वो मजिस्ट्रेट की मदद करे, और मैंडेटरी है उसके लिए कि वो जहां भी जरूरत हो वो हेल्प करे। सर फिर इसका मतलब तो ये हुआ कि उसे जबरदस्ती विटनेस बना रहे हैं, जबरदस्ती मैंडेटरी विटनेस करके। नहीं बनाने वाली बात हो जा रही है। जबरदस्ती विटनेस बनाते हैं तब जब हम उसके ऊपर टॉर्चर करना शुरू कर जाते हैं, लेकिन ये हम बात कर रहे हैं एज एन इंडिविजुअल की तरफ से, सिटीजन की तरफ से बात कर रहे हैं। जो जबरदस्ती विटनेस बनाने की बात होती है वो आपका किस उसमें मतलब क्या होता है कि वो विटनेस है नहीं, लेकिन वो फिर भी बनाया जा रहा है। लेकिन जो एक्चुअल में विटनेस है, इसकी वो जिम्मेदारी होती है कि वो कोर्ट में जाकर बोले। नहीं मतलब अपना बयान देने को एक तरह से ये मैंडेटरी कर दिया अगर, तो इसके ऊपर कोई अगर वो सैंक्शन भी एक्चुअली है? है, विटनेस है, तो उसको देना होगा। इसके ऊपर कोई सैंक्शन भी है सर? अगर नहीं दिया तो क्या होगा? अगर नहीं दिया तो फिर उसके अगेंस्ट में कार्रवाई होता है। सैंक्शन के बारे में अभी कुछ आइडिया नहीं है मुझे, लेकिन सैंक्शन शायद नहीं है इसके। सर वही पूछ रही हूँ, मतलब क्या कार्रवाई होती है फिर उसके ऊपर? सैंक्शन शायद नहीं है इसके लिए। आई डोंट थिंक सो कि ओके। सैंक्शन है इसके लिए। तो फिर अगर इसको कुछ होगा तो मैंडेटरी करने का मैं मतलब ही क्या था? नहीं, मतलब तो नहीं होता है, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनका मतलब नहीं है लॉ में, लेकिन एक ड्यूटी आपके ऊपर क्रिएट कर देता है। अभी आप जानते हैं कि चाइल्ड मैरिज इंडिया में जो है वो बैन नहीं है, लेकिन क्या लॉ नहीं है इसके लिए जिसमें कि आपको पनिशमेंट देता है अगर आप चाइल्ड मैरिज करते हैं तो?
You can do Okay. child marriage, but that is punishable. It is not void. ठीक है, तो ये आपका इंट्रोडक्शन था सीआरपीसी का, जिसमें कि हम लोगों ने ये देखा कि एक इंडिया के अंदर में किस तरीके से हमारे कोर्ट असाइंड है, किस तरीके से कैटेगराइज्ड है, सिस्टम कैसे बनाया गया है कोर्ट्स का, और साथ ही साथ उनको क्या पावर दिया गया है। ये जितना भी अभी मैंने बताया, दिस इज मेंशन्ड फ्रॉम सेक्शन 6 to 39, इसी में पूरा ये दिया गया है। ठीक है, तो आई होप कि आपको जो ये सिस्टम है ये मदद करेगा आपके दिमाग में एक इमेज बनाने के लिए। जब हम प्रोविजंस देखेंगे सीआरपीसी की, जैसे कि ट्रायल का प्रोविजन, जैसे कि अरेस्ट का प्रोविजन, तो जब उन प्रोविजंस को हम देखेंगे तो आपके दिमाग में एक इमेज बनेगा कि ये जो है ये एक कोर्ट है और उस कोर्ट में हम जा रहे हैं अपने क्लाइंट के साथ। तो इसीलिए ये मैंने बताया है। अब हम लोग अगले क्लास से स्टार्ट करेंगे पहला पार्ट, दैट इज योर डेफिनिशंस और इनिशिएशन। दिस वी विल स्टार्ट फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, ओके। सो सर क्लासेस रोज होंगी क्या? क्या क्लासेस रोज होंगी? अभी उसी के बारे में मैं बात करने वाला हूं, पहले रिकॉर्डिंग ऑफ कर लेता हूं, जस्ट 1 मिनट।